तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे, तभी तो आप मुझे इतना प्यार देते हैं और अपनी भेजी हुई कहानियों का इंतज़ार करते हैं। अगर कोई भी मुझे कहानियां भेजना चाहता है तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेजे। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। लेकिन दोस्तों, ज़रूरी बात, आप हमेशा की तरह ही प्यार देते रहें, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं और हमारी कहानियों को पूरा अंत तक सुनने के लिए बने रहें मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, मेरा नाम सलमान तनवीर है और मैं दिल्ली से हूँ। और आज जो ये किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरे साथ 12 साल पहले हुआ था। तो बात यह है कि मैं और मेरा दोस्त शादब, हम दोनों ही बचपन से साथ रहे और हमारी दोस्ती भी बहुत पक्की थी। लेकिन जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ उसे मैं आज तक भूल नहीं पाया हूँ। खैर, एक दिन की बात है, मैं और शादब आराम से पार्क में बैठे बातें कर रहे थे। हम दोनों ज़्यादातर घर से ही बाहर रहते थे। हमें घूमने का बड़ा शौक था। उस वक्त ठीक 5:30 बजे का समय था और ठंड भी बहुत थी। हम आपस में बातें कर ही रहे थे कि शादब का फ़ोन आया। तो शादब ने मुझसे कहा कि यार सलमान, अम्मी का फ़ोन आया है, तू बैठ, मैं घर होकर आता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं यहीं मिलूँगा, तू जा। करीब आधे घंटे के बाद शादब आया और आते ही उसने मुझसे कहा, सलमान चल आगे मेन रोड पर चलते हैं। मैं आराम से बैठा हुआ ही बोला कि शादब नहीं यार, यहीं बैठते हैं, देख मौसम कितना बढ़िया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है, बैठ जा तू भी। हाँ दोस्तों, ठंड के दिनों में अक्सर अंधेरा भी जल्दी हो जाता है और शादब था कि मान ही नहीं रहा था। मैंने भी सोचा कि टाइम हो रहा है, चल ही लेता हूँ। मैं उठा और हम दोनों हाईवे के मेन रोड पर चलने लगे। पर मैंने ध्यान दिया कि शादब एकदम चुप था और सीधा सामने की तरफ देखकर बस चलते जा रहा था। मुझे लगा शायद ज़रूर अम्मी से पिटकर आया होगा, इसलिए कुछ बोल नहीं रहा है। मैंने कई बार पूछा पर वो कुछ बोला ही नहीं। और ऐसे ही चलते चलते मैंने उसे ऊपर से नीचे की तरफ देखा तो मैं घबरा गया। आप यकीन मानो, उसकी परछाई थी ही नहीं। ये सब देख मैं वहीं रुक गया और इस बार मैंने थोड़ा गुस्से से कहा, शादब पहले मुझे ये बता कि बात क्या है, वरना मैं घर जा रहा हूं, बोल। शादब मुड़ा और अजीब तरह से मुझे घूरते हुए बोला, मैं कह रहा हूं ना, चुपचाप चल मेरे साथ। शादब का ये बिहेवियर देख मुझे अजीब लगा और मैंने उससे कहा कि यार मैं घर जा रहा हूं, तू जा, अकेला जा। ये बात बोलते ही तुरंत उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं अपना हाथ छुटा ही नहीं पा रहा था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई लेकिन मैं खुद को टस से मस नहीं कर पाया, जबकि शादब मुझसे कई ज़्यादा कमज़ोर था। मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके जैसे तैसे अपना हाथ छुड़वाकर वहाँ से भागा। मैं उससे काफ़ी दूर निकल गया था। मैं लगातार भाग रहा था पर पता नहीं और इतनी तेज़ी से वो मेरे पीछे आया कि कब वो मेरे सामने आ गया मुझे पता ही नहीं चला। मुझे उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने मेरा हाथ फिर से पकड़ लिया। मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। तभी वहाँ से मैंने एक बुजुर्ग आदमी को गुजरते हुए देखा। मैंने उन्हें ज़ोर से आवाज़ लगाई पर मेरी आवाज़ मानो गले में ही दब सी गई थी। एक तरफ मैं पूरा जोर लगा रहा था और दूसरी तरफ अपना हाथ भी छुड़वा रहा था, लेकिन वो चाचा भी मेरी आवाज़ कैसे सुनते, क्योंकि आवाज़ तो उनके कानों पर पड़ ही नहीं रही थी। और जैसे तैसे मेरा खुद का जोर मेरे काम आ गया और मैंने मेरा हाथ आखिरकार छुड़वा ही लिया। मैं जल्दी से वहां से भागा और भागते भागते किसी तरह मैं अपने घर के पास पहुंचा तो मैंने देखा शादब अब भी हमारी गली में ही खड़ा है। मुझे उसे देख इतनी ठंड में भी बहुत पसीना आ रहे थे। मेरी आंखें थकान के कारण बंद हो रही थी कि तभी शादब भागते हुए मेरे पास आया और उसने मुझसे पूछा, सलमान तू इतना घबराया हुआ क्यों है? मैं उसकी ये बात सुनकर हैरान हुआ कि शादब मुझसे ये सवाल पूछ रहा है।
इतने में वो भागकर मेरे लिए जल्दी से पानी लाया और मुझे पिलाता हुआ बोला, ले भाई पानी पी और आराम से बता क्या बात हुई है। अब मुझे थोड़ा आराम महसूस हो रहा था और मैंने तभी लंबी सांस लेकर सादब से पूछा, तू मुझे रोड पर क्यों ले जा रहा था? क्या हो गया था तुझे? आप यकीन माने, शादब के जवाब ने मेरे पैरों तले जमीन ही खिसका दी। उसने मुझसे कहा कि मैं तो घर पर ही था, अभी अभी बाहर आया हूं। मैंने कहा, अभी तो पार्क में मिला था और अब तू कह रहा है कि घर पर ही था। शादब ने कहा कि मैंने तुझे बताया था ना कि अम्मी बुला रही है। मैंने उससे कहा कि तू वापस भी तो आया था। शादब ने मेरी बात खत्म होते ही कहा कि अगर तुझे यकीन नहीं हो रहा तो अम्मी से पूछ ले, और तुझे हुआ क्या है सही बता। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर मैंने उसे अपनी सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर शादब बोला कि साले तू मौत के मुंह से बचकर आया है, अच्छा हुआ तू घर आ गया, वरना पता नहीं क्या होता तेरा। दोस्तों, इसके बाद हम दोनों अपने अपने घर चले गए। पर आप सभी से मैं एक बात कहूं तो ये बात मैंने आज तक अपने घर पर भी नहीं बताई है। तो दोस्तों, सलमान तनवीर को धन्यवाद देता हुआ मैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ चलता हूं। आइए सुनते हैं। दोस्तों, ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं यह आज से 4 साल पहले घटी थी, यानी 2015 में। मेरा नाम अभिषेक है और ये किस्सा मुझे मेरे दोस्त ने बताया था कि किस तरह वो जंगल से होते हुए घर तक आए और आज सभी सही सलामत हैं। दोस्तों, बात दरअसल यूं है कि उसकी पूरी फैमिली फंक्शन के लिए दिल्ली से काफी दूर एक गांव गए थे। लोग बहुत ज्यादा थे तो उन्होंने एक पूरी बस ही बुक कर ली, जिसमें सभी लोग हंसते मुस्कुराते वहां की ओर निकल पड़े और आराम से वहां पहुंचकर सबने खूब एंजॉय किया। वहां से निकलने का समय 3 बजे का था, लेकिन अक्सर ऐसे माहौल में देर तो हो ही जाती है, पर ना जाने कब 7 बज गए पता ही नहीं चला और सब लोग एक एक करके बस की तरफ जाने लगे, ये कहते हुए कि कल हम सबको ऑफिस भी जाना है। और धीरे धीरे सब लोग बस में चढ़ गए और वापस घर की ओर बस चल पड़ी। रास्ते में करीबन 2 घंटे बाद बस में अचानक कुछ खराबी आ गई और बस वाले ने बस एक ढाबे के सामने रोक दी। ड्राइवर उतरकर मैकेनिक को बुलाकर लाया। मैकेनिक ने चेक करने के बाद बताया कि इसे ठीक करने में आधा घंटा लगेगा, तब तक आप सभी लोग चाय पानी पी लें। ये बात सुनकर मेरे दोस्त के मामा आए और बोले, भैया इसे जल्दी ठीक करो, हमें दिल्ली को जल्दी पहुंचना है। ये बात ढाबे के मालिक ने सुनी तो उसने कहा कि अरे साहब, आप लोग सुबह से पहले नहीं पहुंच पाओगे, रास्ता एक ही है और पूरा जाम लगा हुआ है। बस के ड्राइवर ने मामा से कहा, आप चिंता मत करो, एक रास्ता और है, मैं जानता हूं। रास्ता जंगल का है पर कोई जाम नहीं मिलेगा। तभी ड्राइवर के साथी 2 हेल्पर ने तुरंत मना किया, नहीं नहीं, वो रास्ता ठीक नहीं है। बात चलती रही तो वहां रहने वाले आसपास के लोग भी कहने लगे, वहां से मत जाओ, वो रास्ता भूतिया है। उस रास्ते से रात तो क्या, दिन में भी लोग जाने से डरते हैं, और तो और कई लोग तो वहां से गायब हो चुके हैं। लोगों की ये बात सुनकर ड्राइवर और मेरे दोस्त की फैमिली पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये सब उन्हें झूठ और अंधविश्वास लग रहा था। उन्होंने देर ना करते हुए ड्राइवर को उसी रास्ते से ले जाने को कहा। ड्राइवर तो इस बात के लिए पहले से ही तैयार था, लेकिन हेल्परों के चेहरे पर एक अजीब सा डर दिख रहा था। बातों बातों में 11 बज गए और जब वो लोग जंगल वाले रास्ते के शुरुआत में पहुंचे तो वहां सच में एक वार्निंग का बोर्ड लगा था, पर ड्राइवर लगातार गाड़ी चला रहा था। आप यकीन मानो, रास्ता इतना सुनसान था, ठीक उसी तरह जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा या कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे 2 जंगलों के बीच से रास्ता निकलता हो, ठीक उसी तरह। एक तो रात का समय और ऊपर से 11 भी बज चुके थे। समय के ना होने के कारण जाना भी जरूरी था। उस वक्त एक अजीब सा माहौल पैदा हो रहा था, जैसे कोई नेगेटिविटी आसपास घूम रही हो। बस के हेल्पर ने कहा कि कोई बस में आवाज ना करे और कोई बाहर की तरफ ना देख पाए, इसलिए उसने लाइट बंद कर दी। तभी कई लोगों ने अंधेरा करने से मना करा,
लेकिन बस के ड्राइवर ने कहा कि चिंता मत करो, गाड़ी की हेडलाइट ऑन है, बस सब शांत बैठे रहें, किसी को कुछ नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ एक बात तो माननी पड़ेगी, बस का ड्राइवर एकदम निडर था। बस को चलते चलते करीबन आधा घंटा बीत चुका था। आधे घंटे तक तो कुछ नहीं हुआ, पर लेकिन धीरे धीरे सबके साथ कुछ अजीब होना शुरू हो गया। ऐसा लगा कि मानो जैसे कोई बस की तरफ तेजी से भागकर आया और गायब हो गया, और कभी कोई चिल्लाता हुआ तेजी से निकलता पर दिखता नहीं। डर के मारे सबने एक एक करके खिड़कियां तक बंद कर ली, लेकिन फिर भी आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से डर पहले से ज्यादा बढ़ रहा था। पर इतना काफी नहीं था। अचानक बीच बीच में सबको ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई बस के ऊपर 2-3 छलांग मारकर निकल गया हो। वहीं आगे चलकर एक आदमी खड़ा था, जो शायद बस का वेट कर रहा था। जैसे जैसे बस उसके पास आई तो अचानक से उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। दोस्तों, यकीन मानो वो पल सबसे डरावना था। वो कोई नॉर्मल चीज नहीं थी जिसे देखकर भी लोग चुपचाप बैठे रहे। ये सब देखकर बस में बैठे सभी लोगों की हालत खराब होने लगी। कहने को तो और भी बहुत कुछ हुआ, पर मुझे ठीक से याद नहीं, क्योंकि ये कहानी मेरे दोस्त ने मुझे काफी साल पहले सुनाई थी। बस में लोगों की हालत खराब देखकर ड्राइवर भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया, तो उसने उल्टे हाथ की खिड़की खोलकर अपने पास रखे स्पीकर पर बहुत तेज आवाज में हनुमान चालीसा चला दी और बस को पहले से तेज चलाने लगा। तब जाकर लोगों को शांति मिली। वो लोग भी हनुमान चालीसा गाने लगे। ठीक उसके बाद से कुछ भी नहीं हुआ। फिर करीब 2 घंटे बाद वो जंगल का रास्ता भी खत्म हो गया और उन लोगों ने दिल्ली में प्रवेश किया। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली में देर रात तक भी लाइट चलती रहती है और गाड़ियां भी चलती रहती हैं। ये सब देखकर उन लोगों का डर पहले से कम हो चुका था। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि सब लोग वहां से सही सलामत निकल गए। वैसे आपको सही बताऊं तो ये घटना मेरे दोस्त को भी ठीक से मालूम नहीं, इसलिए जगह और रास्ते का नाम मुझे ठीक से याद नहीं। पर एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि ऐसा नहीं है कि बस में सभी के साथ एक जैसा हुआ। कई लोग तो ऐसे भी थे जिनकी आंखें ही दिल्ली में आकर खुली और उन्हें इस वाक्य का कोई भी एहसास नहीं था। पर यकीन मानो, न जाने ये चीजें सबको क्यों नहीं दिखती। बस इतनी सी ही थी मेरी कहानी। तो दोस्तों, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अभिषेक ने जो बताया उस पर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट जरूर करें। आइए चलते हैं अपनी तीसरी और आखिरी कहानी की तरफ। ये कहानी हमें अक्षदीप ने भेजी है, जो कि लखनऊ से बिलोंग करते हैं। उन्होंने बताया कि यह घटना उनके साथ आज से 3 साल पहले हुई थी। अक्षदीप कहते हैं कि जब मेरी बहन की शादी हुई तब उन्हें इस हकीकत के बारे में नहीं मालूम था, क्योंकि जो सच है वो हमें बाद में पता चला, वरना हम शादी ही नहीं करते। खैर, लेकिन ये बात हमें तब समझ आई जब मेरी दीदी के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। शादी के कुछ महीनों तक सब ठीक था, पर अचानक एक रात उन्हें किसी का एहसास होने लगा। कभी उन्हें लगता जैसे कोई बगल में बैठा है, और जब वो बगल में देखती तो वहां कोई नहीं होता। दिन गुजरते रहे, हालात बिगड़ते रहे। अब उन्हें कुछ परछाइयां जैसा भी दिखने लगा था। तब तक उन्हें कुछ समझ भी नहीं आया, और ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई, क्योंकि अभी तक उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन वो कहते हैं ना, तूफान आने से पहले की शांति। पर कब तक। एक बार मेरी सिस्टर जिया जी के साथ घर पर आई हुई थी। उस वक्त रात के 10 बज चुके थे और वो साया भी उसके साथ हमारे घर पर आ चुका था। दीदी तो खाना खाकर अपने घर चली गई, पर वो साया हमारे घर ही छोड़ गई। ये बात का पता हमें उसी रात मालूम हुआ, क्योंकि जब हम सो रहे थे तो अचानक मेरी छोटी बहन जोर से चिल्लाई और रोने लगी। ये सब सुनकर हम सब उठ गए। वो घबराती हुई सिसक रही थी। पिताजी ने उसे आराम से बैठाकर उससे पूछा कि क्या बात है, क्या हुआ। तो वो डरकर रोते हुए बोली कि कोई औरत थी जो मेरे सीने पर बैठी मेरा गला दबाने की कोशिश कर रही थी और अजीब आवाज भी निकाल रही थी। ये बात सुनकर हम सब डर गए। मुझे अच्छे से याद है, जब उसने ये बात बताई तो एक तो वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी
और दूसरा वो ठीक से बता भी नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे अभी इसकी सांस रुक जाएगी। इसके बाद वो सीधा मेरी बड़ी दीदी के शरीर में प्रवेश कर गई। अब वो जो कुछ भी था वो पूरे तरीके से सामने आने लगा। दीदी जमीन पर बैठकर सर घुमाती और बालों को खोलकर गुर्राने लगती। दूसरी तरफ जीजा भी बहुत डर गए थे। जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तब जाकर उन्होंने पिताजी को कॉल करके सब कुछ बताया। उनकी पूरी बात सुनकर पिताजी सब कुछ समझ गए, क्योंकि जब मेरी छोटी बहन के साथ वो रात हादसा हुआ तो ये तो पक्का हो गया था कि कुछ तो है। इधर उधर पूछने पर पता चला कि यहाँ पास में एक दादा मियाँ की दरगाह है, वहां लेकर जाओ। मेरी दीदी के शरीर में वो अब भी थी, पर बीच बीच में वो ठीक रहती। पर अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इस कहानी का वो सच्चा भाग है जिसे सुनकर हम तो डरे ही, पर सब कुछ साफ हो गया। जब हम दीदी को दरगाह के अंदर ले गए तो उनको अजीब सी बेचैनी होने लगी, जैसे इंसान जिस जगह से चिढ़ता है और जाने से मना करता है और अपना मुंह अजीब सा बना लेता है, ठीक उसी तरह। आप यकीन मानो उस वक्त दीदी में एक आदमी जैसी ताकत आ गई थी। वो तो पिताजी और जीजा जी ने उन्हें कसकर पकड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि उनसे वो संभाली नहीं जा रही थी। और जब उन्हें दरगाह पर मेन जगह पर ले जाया गया तो अचानक वो चिल्लाने लगी और फिर असली तांडव शुरू हो गया। हाजी जी ने 2 घंटे लगा दिए उस आत्मा को दीदी के शरीर से बाहर निकालने में, और फिर उन्होंने जो बात हमें बताई तो हमें ऐसा लगा जैसे मानो हमारे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। उन्होंने बताया कि ये तुम्हारे दामाद की पहली पत्नी की आत्मा है जो अपना बदला लेने आई थी, इसीलिए वो आपकी बेटी को परेशान कर रही थी। इसके आदमी के कारण इसकी पहली पत्नी की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से ये सब हुआ। वैसे अभी ये ठीक है, पर इसे यहाँ दोबारा लेकर आना, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद 5 या 6 बार हम दीदी को वहां लेकर गए और दादा मियाँ की कृपा से अब मेरी दीदी बिल्कुल ठीक हो गई है। और दोस्तों, ये दरगाह काफी प्रसिद्ध है। लखनऊ सदर में दादा मियाँ की दरगाह है और यहाँ दूर दूर से बहुत से परेशान लोग आते हैं अपनी परेशानियां लेकर। तो दोस्तों, देखा आपने, बुरा चाहे कितना भी हो जाए पर जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। परेशानियां तो इंसानी स्वभाव है जो घटती बढ़ती रहती है, पर आप मेरे साथ इसी तरह की कहानियों में हमेशा बने रहें। और अब जल्दी से लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। मैं फिर वापस आऊंगा कुछ नई कहानियां लेकर। पर याद रहे, आपका प्यार ही हमारा त्योहार है। बाय बाय।